हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उनको रख देंगे तो वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर मान लो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया तो वो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेंगे, मतलब परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें लिखेंगे कैसे? द सब्सटेंसेस which are strongly attracted by the magnetic field and show permanent magnetism. Even when the magnetic field is removed. ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया आप लोगों ने तब भी वो मतलब परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, तो मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटाइज रहेगा परमानेंटली। आयरन इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो Fe होता है हमारा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो हमारा आयरन है, Fe है, और एग्जाम्पल हो जाएंगे जो हमारा कोबाल्ट होता है, निकल होता है, गैडोलिनियम होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये सारे रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मतलब ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे। ओके, ये सब्सटेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ये एक ऐसा ऑक्साइड है जिससे हम मैग्नेटिक टेप्स बनाते हैं कैसेट रिकॉर्डर्स के लिए। तो अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस परमानेंट मैग्नेट क्यों बन जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ सॉलिड की एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझने की ज़रूरत है। तो हमें पता है यहाँ पे जो सॉलिड की हम बात कर रहे हैं वो हमें पता है ये जो सॉलिड्स होते हैं मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेटल के क्रिस्टल्स की बात करते हैं। ठीक है, मेटल के क्रिस्टल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें पता है जो मेटल होता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो मान लो इसने एक मेटल था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और N पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और इसने N इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज़ कर दिए। ठीक है, N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे बोला जाता है कि हर एक जो मेटल क्रिस्टल होते हैं ना होता है उसके अंदर स्मॉल डाइपोल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब क्या होता है, 2 पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, तो हर एक मेटल क्रिस्टल में छोटे छोटे डाइपोल होते हैं। तो डाइपोल को हम ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल हैं, 2 पोल होंगे तो एक पोल पॉजिटिव होगा, दूसरा पोल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन्हीं को हम डाइपोल बोलते हैं। या फिर अगर आप बहुत हायर क्लासेस इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो इन लोगों को ग्रेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो डाइपोल्स है ना, इन डाइपोल्स की वजह से इनमें ये वाली प्रॉपर्टीज आती होती हैं। तो ये जो ये डाइपोल वाली प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे मेटल क्रिस्टल्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। अब ऐसा क्या होता है इन डाइपोल की वजह से जो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो हम उस चीज़ को हम अभी देखेंगे। तो अगर मैं मान लेती हूँ ये क्या है, मेरा अभी क्रिस्टल था। ठीक है, तो ये क्रिस्टल था, जब पहले वाला क्रिस्टल था ना, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ये मान सकते हो आपने कोई बैटरी लगा दी। ठीक है, तो जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इन डाइपोल्स की डायरेक्शन रैंडम है, ये किसी भी डायरेक्शन में रही है। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, इनकी कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ये तो मैंने तीर बना के दिखाया, पूरे क्रिस्टल में ऐसे रैंडमली ये अरेंज्ड हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं ना तो क्या होता है, यहाँ से
यहाँ से होगा कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये जो डोमेन है ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कर लेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पॉजिटिव वाला ऊपर आता है और नेगेटिव वाला नीचे, पॉजिटिव पोल ऊपर नेगेटिव नीचे। तो ऐसे इन्होंने क्या कर लिया, एक डायरेक्शन में अरेंज कर लिया। तो हम बोल सकते हैं ना ये ऊपर वाला ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हो गया और ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हो, अब आपने क्या किया था, ये एक्सटर्नल फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, इस वाले में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया तो ये जो डाइपोल्स हैं या फिर ग्रेन्स हैं इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है एक डायरेक्शन में। अब अगर आप ये कोई जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका, अब सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ गए हैं। अब अगर आप ये सारे के सारे डाइपोल अब जब एक डायरेक्शन में हैं और आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा भी लिया तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाइपोल्स हैं ये एक डायरेक्शन में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे और ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। अब तो ये जो है, अब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हटा भी लिया तो ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, CrO2 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना बुक में, इस बुक में आपको कैसे रिप्रेजेंट करा हुआ मिलेगा, एक डायरेक्शन है तो ऐसे करके ये इनकी डायरेक्शन एक है, ठीक है। और आपको नाम क्या मिलेगा, आपको नाम मिलेगा डोमेन, ठीक है, कि डोमेन जो है उन्होंने अपने आप को एक डायरेक्शन में अरेंज कर रखा है। तो वो जो होता है वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हमारी जो सॉलिड स्टेट होती है ना उसके अंदर मेटल आयंस जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो मेटल आयंस होते हैं वो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। स्मॉल रीजन्स का उनका ग्रुप होता है जिनको हम डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है। हर एक जो डोमेन होता है वो एक टीनी मतलब छोटे मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर एक हमने अनमैग्नेटाइज पीस ले लिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, जैसे कि ये है अनमैग्नेटाइज पीस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो इसके अंदर जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं और इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी कैंसिल होती जा रही है। जब ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे डोमेन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब क्या डायरेक्शन है इन डोमेन्स के अरेंज होने की, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या डायरेक्शन है इन डोमेन्स की इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अरेंज हो गए हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि उन्होंने फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, वो फेरोमैग्नेटिक हो गए हैं सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी बोलेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला क्यों जाता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनमें एक स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट हो जाती है मैग्नेटिक मूवमेंट की डोमेन्स की, ठीक है, सेम डायरेक्शन के अंदर। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इन दीज substances there is spontaneous alignment of magnetic moment of domains in the same direction, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हमें फेरोमैग्नेटिज्म मिलता है। इनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, आप लिख ही लेना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, these substances have strong magnetic effect। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डरिंग है, ये जो ऑर्डर है डोमेन्स का, ये मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें तो भी ये हमेशा रहेगा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। एंटी फेरो
मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर एंटी फेरो मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो इसके अंदर जो डोमेन्सी मैग्नेटिक मोमेंट होती है ना, वो एक कंपनसेटरी वे में अरेंज होती है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं डोमेन्स को अरेंज करना चाहूँ ना तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक इस डायरेक्शन में है, एक की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एक की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक की इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एक की इसमें है, एक की इसमें है। तो ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली इसको कैंसिल कर देगी। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, वो क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो चुकी है। तो वो सब्सटेंसेस होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है ना, वो है मैंगनीज ऑक्साइड MnO। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखने जाएं तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन magnetic moments of domains are is in a compensatory way, compensatory way so as to give zero net magnetic moment, zero net magnetic moment because of cancellation of the individual magnetic moments। ठीक है, तो ये होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, और जब हम ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब ये एंटी फेरो ऐसे दिखाएंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो दे शो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। और इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम बोल सकते हैं, जैसे MnO तो दिया हुआ आपके बुक में। एक एग्जांपल इसका हो सकता है Fe2O3। ठीक है, MnO2 हो सकता है, Mn2O हो सकता है। ठीक है, Mn2O, तो दोबारा लिख देती हूँ, Mn2O इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सब क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब हमारी एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी बची है जिसको हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक। अब ये जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, जो डोमेन्स है ना वो एक अनइक्वल नंबर में अरेंज हो जाते हैं। अब हमें पता ही तो इक्वल नंबर में अरेंज हुए एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन जो फेरी मैग्नेटिज्म जो सब्सटेंसेस शो करेंगे वो क्या करेंगे, अनइक्वल नंबर में अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है डोमेन्स की, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये मान लेते हैं पैरेलल डायरेक्शन, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन डायरेक्शन जब अनइक्वल नंबर्स में ये अरेंज हो चुके हैं डोमेन्स, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आया है, कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आई है। ठीक है, तो हमें फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ से मिलते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ इसने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से यहाँ इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों की इसकी और इसकी वजह से भी तो होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं होती। ओके, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फेरो जो थे वो स्ट्रांगली हो रहे थे, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, जैसे कि हो गया Fe3O4। ठीक है, और फेराइट्स हो सकते हैं। ठीक है, फेराइट की जो फॉर्मूला है उसको हम बोल सकते हैं Fe2O4। ठीक है,
तो यहाँ से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो इसका Fe3O4 ही होता है, ये लर्न करना है आपको, ठीक है। ये सब्सटेंस हैं, ये अपना फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर देंगे अगर हम उनको हीट कर देंगे, और ये क्या बन जाएंगे, फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सारे मैग्नेटिकली ऑर्डर्ड सॉलिड्स है ना, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया, फेरीमैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक स्टेट में आ जाएंगे अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएंगी, इनकी स्पिन्स जो हैं वो फिर से रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगी, इसकी स्पिन्स हैं वो फिर से रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब रैंडमाइजेशन हो जाएगी उनकी स्पिन्स की, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी, फिर से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ये जो है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं कि जो हमारा V2O3 है ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट से ये पैरामैग्नेटिक स्टेट के ऊपर आ जाता है अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं 150 केल्विन का, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा Fe3O4 है वो भी पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक बन जाता था। क्या ये फेरीमैग्नेटिक था ना, Fe3O4 ये रहा एग्जाम्पल, तो ये फेरीमैग्नेटिक से ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं 850 केल्विन तक का, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अब आज हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट हम सॉल्यूशन से शुरू करेंगे।